क्लास 8 लेसन नंबर 12 स्वतंत्रता के बाद। इसमें कल हमने पढ़ा था जब भारत आज़ाद हो गया था तो भारत के सामने क्या क्या समस्याएं थी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा नए भारत की रचना। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। ये विचार विमर्श संविधान को लेकर था। यद्यपि इस संविधान सभा की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ये जो संविधान सभा 300 लोगों की बनी थी, इसकी बैठक दिल्ली में आयोजित की गई थी, परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे और वे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि भी थे। इन चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया, जो बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया पूरे भारत के अंदर। हमारे संविधान की एक खासियत ये थी कि उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया था। इसका मतलब ये था कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांत में और राष्ट्र के चुनावों में वोट डालने का अधिकार था। यह एक क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में मिला था। वहाँ सबसे पहले संपन्न अर्थात जिनकी हैसियत अच्छी थी, धन दौलत अच्छा था, उन लोगों को यह अधिकार पहले दिया गया था। इसके बाद पढ़े लिखे व्यक्तियों को, शिक्षित व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। मजदूर और पुरुषों को काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद ये अधिकार मिला। ये सारी बातें विदेश के बारे में हो रही हैं अभी। महिलाओं को सबसे आखिर में वोट डालने का अधिकार मिला। आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस के अंदर महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1946 में मिला है, वह भी लंबे जुझारू संघर्ष के बाद। इसके विपरीत भारत में आज़ादी के कुछ ही समय बाद यह फैसला ले लिया गया कि देश के सभी स्त्री पुरुषों को यह अधिकार दिया जाएगा, भले ही वह अमीर हों, गरीब हों, पढ़े हों या अनपढ़ हों। संविधान की दूसरी विशेषता ये थी कि उसमें तमाम जातियों, धर्मों और किसी भी समाज के लोग आते थे, चाहे वो कहीं से भी संबंध रखते हों, और इसके अंदर सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना जाएगा। भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान पर उदाहरण दिया, जिसका गठन ही एक खास समुदाय मुसलमानों के लिए किया गया था, मुसलमानों की रक्षा के लिए किया गया था। परंतु भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और न ही बनना चाहिए। मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और ईसाइयों को भी बड़ी संख्या में रहने का अधिकार दिया गया है, और यहाँ पर इनके अलावा पारसी, जैन और अन्य धर्मों के लोग भी संविधान में सभी समुदायों को वही अधिकार मिले हैं जो दूसरे हिंदुओं को लोगों को मिले हुए हैं। चाहे सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों का सवाल हो या कानून से संबंधित मामला हो, इन सभी समुदायों के लोगों को वैसे ही अवसर मिले हैं जो हिंदुओं को मिले हैं। यहाँ पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता और यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का पालन किया जाता है। नेक्स्ट, इसकी जो विशेषता है संविधान की, तीसरी जो विशेषता है वो ये है कि इसमें समाज के निर्धन, सबसे वंचित तबके यानी समुदाय के लिए भी विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाले
छुआछूत जैसे चलन को ख़त्म कर दिया गया। अब तक हिंदुओं के मंदिरों में केवल ऊंची जातियों के लोग ही जाते थे, लेकिन अब उन्हें सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। जिन्हें अब तक अछूत माना जाता था, अब वे भी मंदिरों में जा सकते थे। एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह फैसला किया कि विधायिका की कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों के सदस्यों को भी दे दिया जाए। इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। कुछ लोगों की दलील थी कि अछूत, जिन्हें हम हरिजन कहा करते थे, उम्मीदवारों के पास इतने अंक या शैक्षिक योग्यता नहीं होती कि वो भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसे प्रतिष्ठित नौकरी में जा सके। यहाँ पर यह कहने की कोशिश की गई है, ये BR अम्बेडकर के विचार हैं कि जो हरिजन हैं, नीची जाति के लोग होते हैं, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी जा सके। इसलिए उन्होंने वहाँ के लोगों से कहा, जो महार और दूसरी पिछड़ी जातियों से थे, कि आप भी मेहनत करें, पढ़ें और IAS जैसी प्रतिष्ठित नौकरियों में जाएं। परंतु जैसा कि संविधान सभा के सदस्य HJ खांडेकर ने कहा था, हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेवार हैं। तो HJ खांडेकर ने क्या कहा था कि हरिजनों की जो एक खराब व्यवस्था है, इसके लिए ऊंची जातियां जिम्मेवार हैं। अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खांडेकर ने कहा था, हमें हजारों साल तक दबाकर रखा गया है। आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया है कि अब न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर, बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता और न ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम हैं। ये विचार थे HJ खांडेकर के। ऊंची जातियों के निशाना बना के कहा गया है। भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जातियों की तरह इन भारतीयों को भी वंचित रखा जाता था और उनके साथ भेदभाव किया जाता था। आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा से वंचित थे, अर्थात ये सुविधाएं इनको मिलती ही नहीं थी। उनकी जमीन और जंगलों पर समुदाय से बाहर के ताकतवर लोगों ने कब्जा कर लिया था। संविधान से उन्हें जो नए अधिकार मिले, उनका उद्देश्य इस स्थिति में सुधार लाने का था। संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर भी लंबी चर्चा की। कुछ लोगों का कहना था कि केंद्र के हित सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए, यानी केंद्र जो फैसला कर दे वो पूरे देश में लागू होना चाहिए। उनका कहना था, यदि केंद्र मजबूत होगा तभी वह पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा। कई अन्य सदस्यों का मानना था कि राज्यों को ज़्यादा स्वायत्तता और आज़ादी मिलनी चाहिए। यहाँ पर ये राज्य सेंटर से बिल्कुल अलग बात बताई गई है। दूसरे जो लोग मानते थे वो ये कहते थे कि राज्यों को भी अपने फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए, उन्हें आज़ादी होनी चाहिए, अपना शासन चलाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मैसूर के एक सदस्य का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में काम करता है, केंद्रित है, और इसलिए बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो सकता। यानी ये कहा गया है कि अभी दिल्ली से ही पूरे भारत को चलाया जाएगा और अभी केंद्र अपने फैसले लेने में अभी सक्षम नहीं है। इसी भावना के साथ ये सपना अभी पूरा नहीं हो सकता, आने वाले समय में पूरा हो जाएगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। मद्रास के एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशल क्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकारों के ऊपर होना चाहिए। ये अलग अलग विचार है भी। मद्रास के एक सदस्य कहते थे कि राज्य में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, उनकी कुशल क्षेम का अधिकार राज्य सरकार के ऊपर ही होना चाहिए। इन सब मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान सभा ने
विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया। पहली सूची केंद्रीय सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में कराधान, रक्षा और विदेशी मामलों को रखा गया। ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे, अर्थात इन पर फैसला सिर्फ केंद्र सरकार ले सकती थी। राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय लिए गए, जिनकी जिम्मेवारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर थी। समवर्ती सूची में वन एवं कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा गया जिसके बारे में केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर फैसला कर सकते थे। संविधान सभा में भाषा के सवाल पर बहुत तीखी बहस हुई। बहुत से लोगों का मानना था कि अंग्रेजों के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी विदा कर देना चाहिए, अर्थात भारत में अब अंग्रेजी की जरूरत नहीं है। उनका कहना था कि अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाया जाना चाहिए, परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलना जानते थे उनकी राय अलग थी। संविधान सभा में बोलते हुए टी कृष्णम्मा आचार्य ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन पर हिंदी भाषा थोपी गई तो वहाँ के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। इस विवाद को सुलझाने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाला गया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दे दिया, जबकि अदालतों, सेवाओं और विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला किया। संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर BR अम्बेडकर का था, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया। संविधान सभा के सामने अपने आखिरी भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो इससे अमीर, गरीब या ऊंची और नीची जातियों का फासला अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी, सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत अपनी सामाजिक एवं आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति, एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। ये यहाँ पर जो सभा दिखाई दी जा रही है, इसके अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म 1891 में हुआ था, 1956 तक इनका जीवन रहा। इनको प्यार से लोग बाबा साहब के नाम से बुलाते थे। वह एक मराठी भाषा बोलने वाले थे, दलित परिवार से थे। डॉक्टर अंबेडकर एक जाने माने वकील और अर्थशास्त्री थे। दलितों का एक महान नेता और भारतीय संविधान का इन्हें जनक माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स। इसको अच्छे से पढ़ना और प्रश्न जो छोटे बने हुए हैं उनको याद करना। थैंक्स।